हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी बढ़िया होंगे। सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं अपने अपने घरों पे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अब वीडियोस लेकर आया हूं। अपनी वीडियो सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग घर पे बैठ के ही फिजिक्स अच्छे से पढ़ सकें। आई होप अभी तक आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देख चुके होंगे, जो कि मैंने आपको सेंड भी किए हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने। तो मेरे पुराने वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इंट्रोडक्शन दी थी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है, और उसमें कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की थी। उसके आगे का पार्ट अभी हमने डिस्कस करना है, बट चूंकि आगे का पार्ट डिस्कस करना उससे पहले मैं एक बार पुराना पार्ट जो कि मैं पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूं उसको ब्रीफली रिकैप्चुलेट करूंगा। रिमेंबर, ब्रीफली। अगर आप उसके बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो बेटा अभी तक हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसकी शुरुआत हम यहां पे कर रहे हैं। क्लास 12th में बुक 1 में पूरी की पूरी आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही पढ़ना है। सबसे पहले हमने ये चीज डिस्कस की थी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। देखिए, इलेक्ट्रो वर्ड स्टैंड्स फॉर चार्जेस एंड स्टैटिक मींस एट रेस्ट। इस नेचर में चार्जेस जब भी रेस्ट पे होंगे तो वो कैसे फिनोमिना शो करेंगे, कैसा उनका बिहेवियर होगा, ये सब चीजें हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की इस ब्रांच में, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना रिलेटेड टू चार्जेस एट रेस्ट। दिस ब्रांच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कहा जाता है ये पहले भी क्लियर कर चुका हूं, एक बार दोबारा से बताऊंगा आपको। उसके बाद चार्जेस, जब हम बात कर रहे हैं चार्जेस एट रेस्ट, देखिए इस यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। और जब हम मैटर की बात करें तो मैटर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वन इज मास, अनदर इज चार्ज। और मास और चार्ज की वजह से इस यूनिवर्स की दो फंडामेंटल फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। सबसे पहली फोर्स हमने डिस्कवर की थी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि मास की वजह से, जो किन्हीं दो मासिव बॉडीज के बीच में एक्सर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं चार्जेस का बिहेवियर, चार्जेस की वजह से क्या प्रॉपर्टी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की रहती हैं, लेकिन चार्जेस के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है इस चीज पे कि वो चार्जेस अनलाइक हैं कि लाइक हैं। दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये बेसिक्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो कुछ बेसिक्स डिस्कस करूंगा, क्विकली रिकैप्चुलेट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फंडामेंटली ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो उसको कनेक्ट कीजिए एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। जो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके साथ उसको जितना हो सके इतना कनेक्ट करें ताकि आपका ब्रेन उसको रिटेन कर सके और वो उसको लूज ना करे। आप ऑलरेडी जानते हैं चार्जेस, कितनी तरह के चार्जेस होते हैं, दो तरह के चार्जेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और पिछले वीडियो में मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, इट्स अ प्योर कन्वेंशन। व्हाट डज इट मीन? ये दो तरह के चार्जेस हमने नेचर में डिस्कवर किए थे। हम इनको नाम टाइप ए, टाइप बी भी दे सकते थे, टाइप सी, टाइप डी, टाइप एक्स, टाइप वाई भी दे सकते थे। क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव ही दिया हमने नाम इनको? पहली चीज जब मैं कह रहा हूं प्योर कन्वेंशन ऑफ, व्हाट डज इट मीन कि एक साइड आपके पास चार्ज है +5 कूलम और एक साइड चार्ज है -5 कूलम। ऐसा नहीं है कि -5 कूलम इससे 10 यूनिट छोटा है, दोनों बराबर चार्जेस है, सिर्फ नेचर ऑपोजिट है। -5 नॉर्मली +5 से कितना कम है? 10। तो लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कि -5 कूलम का चार्ज जो है वो +5 कूलम के चार्ज से 10 यूनिट्स कम है। ये दोनों न्यूमेरिकली बराबर हैं चार्जेस, सिर्फ इनकी नेचर अलग अलग है। दूसरी एक चीज हमने और देखी, अगर इक्वल अमाउंट में ये दोनों टाइप के चार्जेस को हम ऐड करें तो बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। इस वजह से हमने इनको नाम दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एनीवे, तो दो तरह के चार्जेस है हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक छोटी सी चीज और, फंडामेंटल चार्ज दैट कैन बी एक्सचेंज्ड और दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्योंकि चार्ज किसके पास होगा? मैटर के पास। तो किसी एक मैटर बॉडी से दूसरी मैटर बॉडी को जब हमें चार्ज देना हो या किसी दूसरी से वापस लेना हो तो चार्ज जब भी एक्सचेंज होगा तो एक फंडामेंटल चार्ज है, इससे छोटा चार्ज आप कभी भी एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, जिसे हम डिनोट करते हैं ई से, विच रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन। चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज बराबर है, फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो प्रोटॉन का चार्ज है +E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -E और E की वैल्यू क्या है? दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
कूलम। हालांकि यहां पर ये वो फंडामेंटल चार्ज है जो एक्सचेंज किया जा सकता है। पहले तो हम ये मानते थे कि चार्ज को इससे फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। बट अब जैसे जैसे आगे हम बढ़े तो हमने ये देखा, अब हम ये मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स, हर एक न्यूक्लियॉन फर्दर 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। इन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स में ई की फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल है। हर क्वार्क का चार्ज जो है वो ई की फ्रैक्शन में होगा। कौन सी फ्रैक्शन? मे बी E/3, मे बी 2/3E। हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों यहां पे। फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये बहुत गहराई की बात है, ये न्यूक्लियॉन्स की बात है। और ऑलरेडी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि एटम का साइज और न्यूक्लियस का साइज अगर आप कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का साइज बहुत ही नेग्लिजिबल है, 1/10,000 ऑफ द साइज ऑफ एटम है। तो अब सोचिए न्यूक्लियॉन का साइज कितना छोटा होगा। तो ये उस लेवल की बात है। एक न्यूक्लियॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज नहीं किए जा सकते कभी भी क्वार्क। तो इस पार्ट को अभी हम यहीं पे छोड़ेंगे, हम इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाउ मेनी मेथड्स ऑफ चार्जिंग डू वी हैव। हमने बात तो कर ली चार्ज की। अगर किसी बॉडी को चार्ज देना चाहे, किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहे, नेगेटिवली चार्ज करना चाहे, तो कितने तरीके हैं हमारे पास? टोटल देयर आर 3 वेज, कोई चौथा तरीका नहीं है। सिर्फ 3 तरीके आपके पास हैं, आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। वो तीनों मैं आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ 3 तरीके, कोई चौथा तरीका नहीं है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है फ्रिक्शनल मेथड और बाय रबिंग 2 बॉडीज टुगेदर। और ये आपने बहुत अप्लाई किया होगा, इजंट इट? आप लोगों ने बहुत बार पेन को हेयर से रब करके, स्केल को हेयर से रब करके पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। बेसिकली रबिंग से हुआ क्या? दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। हाँ, रिमेंबर, जब भी आप 2 बॉडीज को रब करते हैं आपस में तो ये दोनों बॉडीज चार्ज हो जाते हैं, बट दे एक्वायर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अगर एक के ऊपर चार्ज +Q आ रहा है तो पक्की बात है दूसरे के ऊपर कितना आएगा? -Q। इनिशियली अगर ये बॉडीज न्यूट्रल हैं और आप इन्हें आपस में रब करते हैं तो रब करने के बाद दोनों बॉडीज पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आते हैं। तो पहला मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे पास कौन सा? बाय रबिंग 2 बॉडीज, या हम इस मेथड को फ्रिक्शनल मेथड भी कह सकते हैं। सो पहला मेथड क्लियर हुआ आप सबको? हाँ, इस मेथड की खासियत क्या है? जब भी 2 बॉडीज को आपस में रब करोगे, जैसे मान लीजिए इस मार्कर को मैं यहां पे रब कर रहा हूं, तो दोनों बॉडीज पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आएगा। अगर इस पे +5 चार्ज आया, पक्की बात है इस पे कितना आ रहा होगा? -5। ओके, सो पहला मेथड आई होप क्लियर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला मेथड है रबिंग 2 बॉडीज या फ्रिक्शनल मेथड, गॉट इट? उसके बाद बाय कंडक्शन, दूसरा तरीका होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहां पर तो अगर दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी तो भी दोनों पे चार्ज अपीयर हो गया, लेकिन यहां पे जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडक्शन, ये है ऑलरेडी अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, किसी बॉडी पे चार्ज है ऑलरेडी, मान लीजिए ये एक बॉडी है जिस पे कुछ चार्ज है मेरे पास, और मेरे पास कोई दूसरी बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सपोज दिस बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो मुझे इस बॉडी से कुछ चार्ज इस पे ट्रांसफर करना है। ये बॉडी चार्ज्ड है, इस चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाऊंगा तो इसका कुछ चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही कुछ चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया, that method is called as charging by conduction. Charging by conduction, यहां पे भी मेंशन कर देते हैं, फ्रिक्शन में बॉडीज पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस डेवलप। ठीक है, अब आगे चलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में इट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी। कंडक्शन इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग an uncharged body by bringing, it is a method of charging an uncharged body by bringing it in contact with a charged body. एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए इसको चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हैं, कुछ चार्ज इस पर ट्रांसफर हो गया। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। डिटेल सारी मेरे पिछले वीडियोस में है, इससे भी ज्यादा डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि अगर मेरे पास किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, तो इसका कुछ हिस्सा ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे ट्रांसफर, तो जो चार्जिंग बॉडी का चार्ज है वही चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे अपीयर होगा। सो बाय कंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं? इट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टेक्ट विद अ चार्ज्ड बॉडी। नाउ थर्ड मेथड,
charging by induction. In this method, we are able to charge an uncharged body with the help of a charged body. वो तो यहां पे भी कर रहे थे, फिर फर्क क्या है? एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है एक चार्ज बॉडी की हेल्प से, बट विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। यहां कॉन्टेक्ट से ये चार्जिंग कैसे हुई थी? कॉन्टेक्ट से। एक चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाया तो यहां पे चार्जेस, कुछ चार्जेस पे ट्रांसफर हो गया। लेकिन यहां पे चार्ज बॉडी को मैं यहां रख रहा हूं और न्यूट्रल बॉडी को यहां रख रहा हूं, तो इस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अगर चार्ज बॉडी का चार्ज पॉजिटिव है तो इसके सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इसके ऑपोजिट एंड पे ठीक इतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। बट रिमेंबर, इंडक्शन के केस में अगर अप्लाइड चार्ज पॉजिटिव है तो इसके सामने नेगेटिव चार्ज ही इंड्यूस होना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके बाद हम इनको बाउंड चार्जेस कहते हैं, इनको फ्री चार्जेस को अर्थ में फ्लो करवाते हैं तो बॉडी पे ये नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। कुछ और भी डिटेल्स हैं इसकी जो मेरे पिछले वीडियोस में है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को चार्जिंग बाय इंडक्शन तो मेरे पिछले वीडियोस पे चाहिए, ठीक है। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, कंडक्शन और इंडक्शन इन दोनों के लिए एक चार्ज बॉडी का होना जरूरी है। जब तक चार्ज बॉडी आपके पास नहीं है, ना तो आप चार्ज कंडक्ट कर पाएंगे ना तो आप इंड्यूस कर पाएंगे। अगर आपके पास सारी बॉडीज न्यूट्रल है तो फिर आप ये दोनों मेथड्स यूज नहीं कर सकते। कंडक्शन इंडक्शन के लिए चार्ज बॉडी का होना जरूरी है। तो अगर सारी बॉडीज न्यूट्रल है तो फिर आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो फिर आपको एक ही मेथड पे रिलाई करना पड़ेगा, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल मेथड और रबिंग टू बॉडीज। गॉट इट? हाँ, फ्रिक्शन से दोनों बॉडीज पे चार्ज आ गया, अब आप कंडक्ट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चार्ज बॉडीज नहीं है तो बेसिक तरीका चार्ज बॉडीज क्रिएट करने के लिए, चार्ज क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ही है, दैट इज फ्रिक्शनल मेथड। दैट इज व्हाई वी आल्सो से दैट friction is the origin of static charges. Friction is the origin of static charges. That is why this branch of physics, electrostatics, is also called as frictional electricity. तो अब कोई आपसे पूछे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, तो क्या आप आंसर कर पाएंगे? Yes, you should be able to answer it because फ्रिक्शन इज द ओरिजिन ऑफ स्टैटिक चार्जेस। फ्रिक्शन इज द ओरिजिन, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दिस, फंडामेंटल कॉज ऑफ चार्जिंग। अगर आप कॉज ऑफ चार्जिंग को देखेंगे, फंडामेंटल कॉज ऑफ चार्जिंग, तो कॉज ऑफ चार्जिंग इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर चाहे वो मेथड कोई भी क्यों ना हो। फ्रिक्शनल मेथड में जैसे ही हम दो बॉडीज को रब करते हैं, दोनों बॉडीज न्यूट्रल है, एक बॉडी की इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी ज्यादा है, इसने इससे कुछ इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो गए, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया और इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो चुकी है। इज इट क्लियर? गॉट इट? रब किया, एक पे नेगेटिव आ गया, एक पे पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि इसने इससे इलेक्ट्रॉन छीने, इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो गए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो प्रोटॉन सरप्लस होंगे बॉडी के अंदर, तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव। गॉट इट? अब यहां पे देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, जैसे ही मैंने इसे एक न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया तो यहां से कुछ चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी पे ट्रांसफर हो गया। आफ्टर ऑल वो ट्रांसफर हुआ कैसे होगा? एक्चुअली यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके यहां आए होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आया तो इसने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इसकी जगह पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहां पॉजिटिव अपीयर हो गया, यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया। हाँ, इसको सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं? हमने पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता हुआ यहां पे चला गया। बट याद रखिएगा, फ्लो करने वाला जो पार्टिकल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं करता क्योंकि वो कहां रिजाइड करता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो किसी भी तरीके से अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, कोई भी तरीका तीनों में से यूज करें, अल्टीमेटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा। जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रही है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही होगी, जो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रही है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही होगी। इज दैट क्लियर? यहां पर भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
थोड़ा सा इसमें चेंज आएगी कि इंसुलेटर्स में ये चार्जिंग कैसे होती है। फिलहाल ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, मान लीजिए मैं कंडक्टर्स के केस में बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया, इसके सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहां पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव को हम बाउंड चार्ज कहते हैं, इस पॉजिटिव को हम फ्री चार्ज कहते हैं। उल्टा भी हो सकता था अगर चार्जिंग बॉडी ने। एनीवे, चार्जिंग बॉडी के पास जो भी चार्ज है उसके सामने ठीक उसके ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, जिसे हम कहते हैं बाउंड चार्ज, बाउंड, और इसे हम कहते हैं फ्री चार्ज। और अगले स्टेप में हम इसे अर्थ से कनेक्ट करते हैं। जैसे हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, फ्री चार्ज अर्थ में फ्लो करता है। जैसे इस केस में फ्री चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो कर रहा है, तो एक्चुअली क्या हो रहा होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहां आ रहे होंगे जो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। अगेन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके अर्थ में गया। कैसे फ्लो करके गया? क्योंकि अर्थ ने यहां से इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, तो हम इसे कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहां फ्लो करके चला गया, अर्थ में। अगले स्टेप में हम चार्जिंग बॉडी को भी हटा देते हैं इसको, और अर्थिंग का कनेक्शन भी हटा देते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा अर्थ में फ्लो कर चुका है, तो बॉडी के पास नेट चार्ज कैसा है, नेगेटिव, वो पूरी बॉडी पे फैल जाएगा। तो इस तरह से इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज। एनीवे, ये कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, यहां पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो गए। अगर यहां माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, जितना बाउंड चार्ज है ठीक उतना ही फ्री चार्ज होगा, बट ऑपोजिट नेचर का। आफ्टर ऑल ये हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे? देखिए, फिलहाल कंडक्टर के केस में तो आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आके एक्यूमुलेट होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां एक्यूमुलेट होंगे, तो जिन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो पॉजिटिव आयन बन चुके होंगे, वो पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा इस एंड पे अपीयर होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई इंसुलेटर के केस में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो क्या उसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं होगी? नो, ऐसा नहीं है कि उस केस में चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं होगी, बिल्कुल होगी, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो। हाँ, एक छोटी सी चीज आपको यहां बता देता हूं, चार्जिंग बाय इंडक्शन में अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मान लीजिए इसके पास चार्ज प्लस क्यू है, यहां पर मैंने एक न्यूट्रल बॉडी रखी, अगर ये कंडक्टर है तो यहां पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा और यहां पर फिर से प्लस क्यू, इक्वल एंड ऑपोजिट। जितना अप्लाई किया ठीक उतने ही चार्जेस यहां पे। ये किस केस में? ये था कंडक्टर के केस में। हाँ, दूसरा केस आ गया इंसुलेटर। अगर यहां पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और मेरे पास यहां पे एक इंसुलेटर है, सपोज अप्लाइड चार्ज जो चार्जिंग बॉडी पे चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, पक्की बात है यहां पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे, बट इसको मैं नाम दूंगा माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश। ये अप्लाइड चार्ज से थोड़ा कम होगा, लेकिन जब जब आप चार्जिंग बाय इंडक्शन करेंगे, बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। हाँ, कंडक्टर के केस में ये अप्लाइड चार्ज के बराबर होंगे और इंसुलेटर के केस में ये अप्लाइड चार्ज से थोड़ा सा कम होंगे। एनीवे, इसके साथ ही आपको एक चीज और क्लियर हो गई होगी, फंडामेंटल कॉज ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। नाउ, जब हमने यहां पे ये बात की बाय रबिंग टू बॉडीज, ओरिजिन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? दो बॉडीज को रब करना। अगर ओरिजिन ये है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैं पेपर को रब करूं अपने हाथ से, तो क्या पेपर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या हैंड पे? इस मार्कर को रब करूं अपने बालों पे, तो किस पे किस नेचर का चार्ज आएगा? एक बात तो पक्की है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आने चाहिए। एक बॉडी पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, बट कौन सी बॉडी पॉजिटिव एक्वायर करेगी, कौन सी नेगेटिव? तो इसमें आपको हेल्प करेगी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस सीरीज को आपने याद रखना है। जैसे आप केमिस्ट्री में एक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। यहां पर मैंने कुछ नाम लिखे, जैसे ह्यूमन स्किन, कुछ मटेरियल्स हैं, ह्यूमन स्किन, रैबिट फर, एसीटेट, ग्लास, ह्यूमन हेयर, नायलॉन, वूल, कैट फर, सिल्क, पेपर, कॉटन, वुड, एम्बर, रबर बलून, विनाइल, पॉलिस्टर एंड एबोनेट। तो इस सीरीज में जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो यहां मैंने लिखा टेंडेंसी टू एक्वायर चार्ज। नीचे वाली जो बॉडी होगी उसकी टेंडेंसी होगी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने की, ऊपर वाली बॉडी की टेंडेंसी होगी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की। मतलब नीचे वाली बॉडीज की इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है। जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इनकी ज्यादा, इनकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी ज्यादा है। मतलब इस सीरीज में से किन्हीं दो बॉडीज को अगर आप आपस में रब करते हैं तो कौन सी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी और कौन सी नेगेटिव? आंसर इज
जो ऊपर होगी बॉडी वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, जो नीचे होगी वो नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं प्लास्टिक को ह्यूमन स्किन से रब करता हूं, तो ह्यूमन स्किन से रब करने पे ह्यूमन स्किन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक पे नेगेटिव। ह्यूमन स्किन के अगेंस्ट रैबिट फर को अगर मैं रब करता हूं तो ह्यूमन स्किन पे पॉजिटिव आएगा, रैबिट फर पे नेगेटिव आएगा। सपोज ग्लास को रब करता हूं वूल के साथ, तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा और वूल पे ये चार्ज नेगेटिव आना चाहिए। गॉट इट? आई होप क्लियर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम बार बार बात करें यार चार्जेस की, तो चार्जेस के फंडामेंटल्स पे आते हैं। अगेन बेटा बात करता हूं बार बार फंडामेंटल्स की। बेसिक्स अगर क्लियर है तो हमेशा चीजों को बेसिक से रिलेट करो। बेसिक से यहां कैसे रिलेट करेंगे? हम चार्ज की बात कर रहे हैं। क्लास 11th में आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, सॉरी क्लास 11th में फर्स्ट टॉपिक में आपने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज। एनी क्वांटिटी whose magnitude can be measured and can be expressed in terms of numbers। तो क्या चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है? आंसर इज यस। हम इसको मेजर करते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, सो इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, उसके बाद आती है फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन। जैसे पहली क्लासिफिकेशन थी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड, और दूसरी क्लासिफिकेशन थी स्केलर्स एंड वेक्टर्स। खैर अभी हम उस क्लासिफिकेशन पे नहीं जाएंगे, वो मैं अगले वीडियो में जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस करता हूं तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। फिलहाल शॉर्टकट में, तो चूंकि इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, सो इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इज दिस क्वांटिटी यूनिटलेस और इट हैज अ यूनिट? इज दिस क्वांटिटी डायमेंशनलेस या फिर इसकी डायमेंशंस होती हैं? तो आंसर इज इस क्वांटिटी की यूनिट होती है। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नहीं है, चार्ज की यूनिट है। तो वही यूनिट्स मैं आप लोगों से यहां डिस्कस कर रहा हूं। सो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? 1 कूलम। यू ऑल मे बी नोइंग 1 कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। गॉट इट? सो 1 कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। हम चाहें तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, वो जैसे कूलम्स लॉ बताता हूं, कूलम्स लॉ की हेल्प से हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, सो 1 कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, और ये ऑलरेडी आपके दिमाग में है। हाँ, सीजीएस यूनिट हो सकता है आप में से कुछ ने ना पढ़ी हो, कुछ ने पढ़ी हो पहले भी। सो चार्ज की सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट है 1 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैट कूलम। 1 स्टैट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम, ये क्या है? सीजीएस यूनिट। हाँ, इस सीजीएस यूनिट को अगर आप ऐसे यूनिट से रिलेट करें तो 1 कूलम इज ऑलवेज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स या स्टैट कूलम। तो कूलम और ईएसयू में रिलेशन मिल गया। ऑफ कोर्स एक बड़ी यूनिट भी है हमारे पास, एक लार्जर यूनिट है जिसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं। रेयरली आपको तो बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जिसमें ये यूनिट इस्तेमाल होगी, बट यू मस्ट रिमेंबर, कोई मुश्किल नहीं है। 1 EMU, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। What is 1 EMU equal to? 1 EMU is basically equal to 10 कूलम ऑफ चार्ज। तो 10 कूलम चार्ज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप अभी तक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ बेटा, जब भी ये वीडियोस देखें तो ईयरफोन लगा के देखें, ठीक है? तो मैं जल्दी ही अपना अगला वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगला आएगा कूलम्स लॉ। तो 1 बाय 1 ये वीडियोस मैं रेगुलरली आपको अपडेट करता रहूंगा। डेली एटलीस्ट एक वीडियो आपके लिए मैं सेंड करूंगा। इसके बाद जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, यही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिस भी तरह से आप मुझे तो श्योरली मैं उनके सॉल्यूशंस आपको जल्दी से जल्दी भेजूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।